हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बीना चांदवानी और हम कर रहे हैं आरपीएससी 2016 के ईएफएम इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस मैनेजमेंट के पेपर को। क्वेश्चन नंबर 81, विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टू abolish indirect tax on the goods and services, to reduce the production cost, to increase the public revenue and to reduce the inequality of income। वस्तु और सेवा कर का कौन सा उद्देश्य नहीं है? वस्तुओं और सेवाओं पर अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करना, उत्पादन लागत को कम करना, कर राजस्व में वृद्धि करना और आय की असमानता को कम करना। यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि आपका जीएसटी है, जो सारे टैक्सेस को खत्म करने के बाद आया। लाइक हम लोगों ने जब सर्विस टैक्स था, पहले वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स, सीएसटी, सेंट्रल सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स जो है, उसको खत्म करने के बाद हमारा जीएसटी, उन टैक्सेस को अबॉलिश किया और उसके बाद हमारा जीएसटी आया। तो यहाँ पे जीएसटी का उद्देश्य नहीं है, कौन सा? वस्तु एवं सेवा कर का उद्देश्य नहीं है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है 4, टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। आय की असमानता को कम करना जीएसटी का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। हाँ, अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करना, यानी इनडायरेक्ट और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको समाप्त करना जीएसटी का उद्देश्य था। जो वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण हो रहा है उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना जीएसटी का उद्देश्य था। कर राजस्व में वृद्धि करना, जो लोग टैक्सेस नहीं दे रहे हैं उनकी राजस्व में वृद्धि करना एक तरह से जीएसटी का उद्देश्य था। लेकिन इनकम की क्वालिटी को कम करना जीएसटी का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82, मनी इज द एक्सेस अराउंड द विच इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ। मनी क्या है? मुद्रा वह दूरी जिसकी और अर्थतंत्र चक्कर काटता है। ये कथन किसने कहा? काउंटर ने, जेएस मिल्स ने, मार्शल ने एंड पिगू ने। कौन सा कथन था? मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र चक्कर काटता है। मनी इज द एक्सेस अराउंड विच इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर। तो ये जो वाक्य है, ये जो कथन है, ये किसने कहा? ये कहा था मार्शल ने। किसने कहा था? ये कथन कहा था मार्शल ने कि मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र चक्कर काटता है। ये किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। तो इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है इसका आंसर है मार्शल। मनी इज व्हाट मनी डज, इट वाज सेड बाय हार्टले विदर्स द्वारा, एली द्वारा, किन्स के द्वारा और मार्शल के द्वारा। यानी मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। किसने कहा था? हार्टले विदर्स द्वारा, एली के द्वारा, किन्स के द्वारा और मार्शल द्वारा। मनी वह है जो मुद्रा का काम करे या मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मनी इज व्हाट मनी डज। तो ये किसने कहा था? ये कहा था हार्टले विदर्स द्वारा। हार्टले विदर्स ने ये वाक्य कहा था। क्या कहा था? मनी इज व्हाट मनी डज। मनी इज व्हाट मनी डज। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हार्टले विदर्स ने ये वाक्य कहा था, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। In India, the method of issue currency is. In India, the method of issue of money paper currency is. First, simple deposit. Option number second, percentage reserve. Option number 3, प्रोपोर्शनल रिजर्व। ऑप्शन नंबर 4, मिनिमम रिजर्व। भारत में पत्र मुद्रा जारी करने की पद्धति होती है साधारण जमा द्वारा, प्रतिशत कोष, आनुपातिक कोष एंड न्यूनतम कोष। तो इंडिया में अगर सबसे पहले मनी इशू कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम आरबीआई कहते हैं। और इसका एक्ट क्या है? 1934। इसका एक्ट क्या है? आरबीआई का एक्ट है 1934। और यही एक तरह से इसको एक मॉनेटरी बेनिफिट मिला हुआ है कि ओनली मनी जो है वो आरबीआई ही इशू कर सकती है और कोई इशू नहीं करता है। तो आरबीआई को मनी इशू करने के लिए कुछ मिनिमम रिजर्व्स मेंटेन करने होते हैं और वो मिनिमम रिजर्व होता है 200 करोड़ का। 200 करोड़ रुपए का मिनिमम रिजर्व्स मेंटेन करना होता है आरबीआई को नोट इशू करने के लिए। इसमें 115 करोड़ के तो गोल्ड होता है और जो 85 करोड़ है इसकी फॉरेन करेंसी अपने पास रिजर्व के तौर पर रखना होता है। इसके बाद ही आरबीआई मनी इशू कर सकती है। तो इन इंडिया मेथड ऑफ इशू ऑफ पेपर करेंसी इज मिनिमम रिजर्व। और ये कितना रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है? 200 करोड़। कितना मेंटेन करना होता है? 200 करोड़ मेंटेन करना होता है मिनिमम रिजर्व को। किसको? आरबीआई को। जिसमें 115 करोड़ के आपका गोल्ड होता है। 115 करोड़ का आपका क्या होता है? गोल्ड होता है। 115 करोड़ का आपका गोल्ड होता है, यह रिजर्व में मेंटेन करना पड़ता है। और जो रिमेनिंग है 85 करोड़, यह आपकी फॉरेन रिजर्व्स वगैरह होते हैं, वो उसको मेंटेन आरबीआई को करने होते हैं।
तो कितना रिजर्व्स मेंटेन करना होता है 2200 करोड़ का। मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स एम्प्लॉइंग सेंट्रल बैंक कंट्रोल of the supply of money as an instrument for achieving the objective of general economic policy. It is said by हैरी जोन्स, जेके, जेम्स टिम्बरगन और रॉबिन्स। मौद्रिक नीति का आशय केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रखने की नीति से है। मौद्रिक नीति यानी जो मॉनेटरी पॉलिसी है बेसिकली वो करती क्या है, वो कौन करता है, सेंट्रल बैंक करती है। और वो क्या करती है, वो मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रखती है ताकि सामान्य आर्थिक नीति के उद्देश्य पूरे हो सके। ये कथन किसने कहा था, हैरी जोन्स ने, जेके शाह ने, जे टिम्बरगन ने और रॉबिन्स ने। तो सबसे पहले मौद्रिक नीति कौन मेंटेन करता है, सेंट्रल बैंक करती है। क्यों करती है, ताकि मुद्रा पर नियंत्रण रखे और आपका आर्थिक नीति का सामान्य उद्देश्य वो पूरा हो सके। तो ये वाक्य किसने कहा था, ये हैरी जोन्स ने कहा था। क्या कहा था कि मुद्रा जो है, मौद्रिक नीति का आशय क्या है, केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रखने से है। और ये वाक्य किसने कहा था, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है, ये आंसर क्या है, हैरी जोन्स ने ये वाक्य कहा था। Which of the following is not a monetary policy instrument? ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बैंक रेट, ऑप्शन नंबर 2 ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर 3 टैक्सेशन एंड ऑप्शन नंबर 4 कैश रिजर्व रेशो। निम्न में से कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है? बैंक दर, खुले बाजार की प्रक्रियाएं, करारोपण और नगद कोषानुपात। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उसके मेनली दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव एंड सेकंड इज क्वालिटेटिव। दो मेनली इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव होता है जिसको हम नंबर्स में फाइंड कर सकते हैं, लाइक बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये सारे के सारे क्वांटिटेटिव होते हैं जिनको हम रेट्स में या रेशो में एक तरह से फाइंड कर सकते हैं। और सेकंड होता है क्वालिटेटिव, इसमें मेनली 3 होते हैं, मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट और मॉरल फ्यूजन। तो ये जो होते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब इसमें से हमें देखना है कि कौन सा नहीं है। बैंक रेट होता है, मैंने आपको बताया ये क्या है, एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये भी एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। कैश रिजर्व रेशो ये भी एक तरह से क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, रेशो है एक तरह से रेट फाइंड करने के लिए। और टैक्सेशन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। Which of the following is a monetary policy instrument to raise a credit facility? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मॉनेटरी पॉलिसी में एक तरह से क्रेडिट फैसिलिटी को रेज करता है? फर्स्ट रेपो रेट, सेकंड लोन फैसिलिटी इन प्राइमरी सेक्टर, थर्ड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल एंड फोर्थ कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। निम्न में से कौन सा साख सुविधा विस्तार हेतु मौद्रिक नीति का उपकरण है? रेपो रेट, प्राथमिक क्षेत्र में ऋण सुविधा, चयनित साख नियंत्रण और उपभोक्ता साख नियंत्रण। तो क्रेडिट फैसिलिटी को कौन विस्तार करता है, कौन उसको बढ़ाता है, वो कौन सा उपकरण है? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है प्राइमरी सेक्टर जो है, अगर हम उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, लोन फैसिलिटी इन प्राइमरी सेक्टर को, तो एक तरह से साख सुविधा का और विस्तार होता है। जबकि ये सब तो रेट्स हैं, ये दोनों तो रेट्स हैं, और कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल तो कुछ होता नहीं है, मतलब ये दूसरा एक ऑप्शन होता है, इसमें इसका आंसर नहीं है। फर्स्ट जो है ऑप्शन वो है लोन फैसिलिटी इन प्राइमरी सेक्टर। रेपो रेट जो होती है ये लोन प्रोवाइड करवाता है, एक तरह से आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड कराता है। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मतलब एक तरह से एरिया वाइज हम लोग इस एरिया में इतना क्रेडिट मिलना चाहिए, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्रेडिट कंट्रोल। और कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल होता है जब हम पर्टिकुलर किसी पर्सन को इतना क्रेडिट प्रोवाइड करवाएंगे, तो ये एरिया वाइज होता है, ये पर्सन वाइज होता है। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल एरिया वाइज होता है, इस एरिया में इतना लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। और कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल होता है, इस पर्टिकुलर पर्सन को इतना लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। और रेपो रेट तो पता ही है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से आरबीआई लोन प्रोवाइड कराती है कमर्शियल बैंक को, जिस रेट पे प्रोवाइड करवाती है उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है वो है लोन फैसिलिटी इन प्राइमरी सेक्टर। The technique of selective credit control was introduced by the Reserve Bank of India. Reserve Bank of India ने selective credit control कब इंट्रोड्यूस करी? 1956, 1958, 1957, 1959। भारतीय रिजर्व बैंक ने चयनित साख नियंत्रण तकनीक को कब लागू किया? तो 1956 में सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल आया। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कुछ नहीं है,
जो बैंक्स होती हैं, आरबीआई ने बताया कि हर एक एरिया की अलग अलग होती है, लाइक रूरल एरिया या फिर एक तरह से अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया में जो आपको क्रेडिट मिलता है वो हाई रेट में मिलता है, जबकि रूरल एरिया में जो आपको क्रेडिट होता है वो लो रेट पे मिलता है। तो एरिया के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया, एक तरह जो ऋण की राशि होती है उसको फिक्स कर दिया कि आपको इस एरिया में इतने तरह का लोन प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो क्या होती है आपकी सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। और ये किसने इंट्रोड्यूस करी थी, ये आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करी थी। और कब करी थी, 1956 में सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इंट्रोड्यूस करी थी आरबीआई ने। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है 1956। There are four methods of credit control. First, marginal fixing. B, consumer credit control. C, discriminating interest rate. D, direct action. Which two of the above method related to selective credit control technique? ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी ए और बी आंसर हो सकता है, बी एंड सी एंड डी एंड ए एंड सी। साख नियंत्रण की 4 विधियां होती है, मार्जिन निर्धारित करना, उपभोक्ता साख नियंत्रण करना, विभेदात्मक ब्याज दर और प्रत्यक्ष कार्रवाई। तो क्रेडिट कंट्रोल मैंने आपको बताया कि डिफरेंट एरिया में हम डिफरेंट इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। डिफरेंट एरिया में डिफरेंट, एक तो मार्जिनल जो है इसका आंसर होगा, और एक सी, यानी सबसे पहले आपको मार्जिन निर्धारित करना होता है कि इसका कितना मार्जिन है। और डिफरेंट एरिया में डिफरेंट हम लोग रेट चार्ज करते हैं, वो होता है डिस्क्रिमिनेटिंग इंटरेस्ट रेट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ए एंड सी। क्रेडिट कंट्रोल करने के 2 मेथड होता है, एक तो मार्जिन फिक्स करना और दूसरा डिफरेंट एरिया में डिफरेंट रेट चार्ज करना। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ए और सी, मार्जिन फिक्सिंग और डिस्क्रिमिनेटिंग इंटरेस्ट रेट। There are 4 points which affect the demand supply of money. First जो है ए ऑप्शन है वो है ट्रांजेक्शन मोटिव, बी है प्रिकॉशनरी मोटिव, लेवल ऑफ बैंक रिजर्व और पब्लिक डिजायर टू होल्ड करेंसी एंड डिपॉजिट्स। Which two of the above points related to the supply of money? A and B, B and C and D, A and D। मुद्रा की मांग तथा पूर्ति को प्रमाणित करने वाले 4 बिंदु हैं। क्रय विक्रय का उद्देश्य, सुरक्षात्मक उद्देश्य, बैंक कोष का स्तर, जनता की मुद्राएं में जमा रखने की इच्छा। उपरोक्त में से मुद्रा पूर्ति संबंधित कौन से 2 बिंदु हैं? मनी की सप्लाई को, मनी की डिमांड और सप्लाई करने के 2 इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो मनी कब सप्लाई होगी, जब जनता की मुद्रा और उसको जमा रखने की इच्छा हो। मनी तभी तो आएगी मार्केट में जब जनता उसको रखने की इच्छा रखती हो। तो इस पर्टिकुलर का एक ऑप्शन तो हो गया आपका सी, जब मुद्रा की जमा जनता की मुद्रा और जमाए रखने की इच्छा हो, यानी मनी को एक तरह से सेविंग करने की इच्छा हो। और दूसरा ऑप्शन है बैंक कोष का स्तर, यानी बैंक का लेवल क्या है, बैंक रिजर्व बैंक ने क्या लेवल फिक्स कर रखा है मनी को रखने के लिए। तो वही आपके 2 बिंदु होते हैं मुद्रा की मांग को और पूर्ति को प्रमाणित करने के लिए। मुद्रा की मांग को प्रमाणित करने के लिए 2 बिंदु होते हैं।